जहाँ इस यज्ञ की वायु जाएगी वहाँ स्वस्थकारी वायुमंडल होगा। और आजकल एक विचित्र सा है कोरोना वायरस का, और आज का हमारा विषय भी स्वास्थ्य रिलेटेड है, हेल्थ। कल से हम 2 सेशंस में चर्चा कर रहे थे पूरे मानव जीवन की हेल्थ पर, जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के भी बाद, और जन्म से पहले भी हमने चर्चाएं की कि हम एक हेल्दी लाइफ को कैसे बनाएं। हेल्दी लाइफ नॉन रिस्ट्रिक्शन, सिर्फ ये देखने वाली बीमारियां नहीं जिनको आप जानते हो, 10, 20, 50 से 100 बीमारियों के नाम। एक कंप्लीट परफेक्ट पर्सनालिटी और हेल्दी हम करते रहते हैं ना, तो इसलिए वो इंग्लिश पैटर्न दिमाग में आता है। हेल्थ क्या है? जब बीमारियां नहीं होती, बॉडी अच्छी होती है, काम करने लायक होती है, तो हेल्थ होती है। लेकिन कल हमने चर्चा की थी, हिंदी में जब हेल्थ को बोलते हैं स्वस्थ, तो आयुर्वेद की परिभाषा सामने आती है, स्वस्थिते इति स्वस्थ। जो स्व में स्थित है वही स्वस्थ है। अब स्व क्या है? हमारे अंदर की जो मूल शक्ति है, हमारी आत्मा, और आत्मा की भी मूल शक्ति क्या है? परमात्मा। आप सब एक एक यूनिट हो, एक एक इकाई हो इस सारे ब्रह्मांड में, लेकिन परमात्मा पूरे का पूरा, सारे सृष्टि का परमात्मा एक इकाई है। हम अलग अलग इकाइयां हैं, परमात्मा पूरे का पूरा एक इकाई है। हमारे और परमात्मा में, यानी हमारा एक जीव तत्व है जिसको आत्मा कह रहे हैं हम, उस जीव तत्व में और परमात्मा में क्या रिलेशन होना चाहिए, किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, ये संबंध एक माता पिता और बच्चों की तरह, वो पिता है और हमारा जीव तत्व एक पुत्र पुत्री की तरह उसके साथ संपर्क में रहे, और उसको मिलना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसमें हमारे सारे कर्मों की थ्योरी हमने कल डिस्कस की थी, और कल बहुत सारी चीजें डिस्कशन में आई, और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग, ये हमारे आर्य पुरुष हैं यहाँ होते आर्य समाज के अधिकारी, ये लोग उन सारे लेक्चर्स को जो पिछले हफ्ते भी हुए और आज भी हो रहे हैं, इन सबको यूट्यूब पर भी डालेंगे, तो वहां से भी आप उसको समझ सकते हो बात को। नहीं तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप अगर ध्यान साधना में बैठना शुरू करो, हर रोज सुबह ऐसे बैठो, चाहे चेयर पे बैठो, चाहे पलंग पे बैठो, जैसी आपकी अवस्था है, जिस प्रकार की आपकी कंडीशन है, विदाउट एनी सेकंड थिंकिंग ये निश्चित कर लो कि हमने मेडिटेशन जरूर करनी है। और जितना कम से कम टाइम लगा सकते हो उतना कम से कम लगाओ, जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे उतना आपका ही लाभ होगा। लेकिन ये निश्चित हो जाए हर रोज सुबह और हर रोज शाम को। तो आपको सच कह रहा हूँ, जो मैंने टॉक डिलीवर किया ना, वो आपको परमात्मा की तरफ से अपने आप आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा जेंटलमैन है, मैथमेटिशियन है, उसने मेरे दिमाग में पहली बार एक बात डाली। मैं उससे रामानुजन की बात कर रहा था, मैथमेटिक्स का कितना एक्सपर्ट था, लेकिन कब, किस दिन, किस रात को एक ही मिनट में वो रामानुजन बन गया, एक डल बॉय टू मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। केवल भगवान की कृपा ही होती है। तो उसने मुझे ये बताया कि जैसे हम 3-4 इक्वेशन सोचते हैं ना, एक फार्मूला बनाने के लिए, किसी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉब्लम हमारे सामने है, हमारे साथ 3-4 रास्ते आते हैं। तो मैथमेटिशियंस भी लोग ये विश्वास करते हैं कि हमारे दिमाग में 4 रास्ते चल रहे हैं, वो चारों रास्ते कॉस्मिक पावर के पास जाते हैं, और कॉस्मिक पावर हमारी सीरियसनेस को देखते हुए, चाहे हम मैथमेटिक्स में काम कर रहे हैं, चाहे हम कुकिंग का काम कर रहे हैं, चाहे हम केमिस्ट्री का साइंटिस्ट हैं, चाहे हम फिजिसिस्ट हैं, चाहे हम धार्मिक व्यक्ति हैं, चाहे कुछ भी हैं, हम हमारे दिमाग में जब भी 2 या 3 विकल्प आएंगे, तो आप बस एक काम करो, रोज सुबह और शाम को मेडिटेशन की आदत डाल लो, और उसके बाद क्या होगा, आपके सारे विकल्प
पूरे ब्रह्मांड में जाएंगे, पूरे ब्रह्मांड का मतलब परमात्मा की शक्ति के पास जाएंगे और उनमें से जो अच्छा विकल्प होगा वो आपके पास वापस आ जाएगा एंड यू विल स्टार्ट एक्टिंग अपॉन दैट फॉर्मूला। ये मैथमेटिशियन फील कर रहे हैं। तो आप सब लोग धार्मिक पुरुष हो, धर्म के प्रति आस्था रखते हो, मंदिरों में आप जगह जगह पूजा पद्धति से पता नहीं कितनी तरह से परमात्मा के साथ जुड़ने के प्रयास में रहते हो। आपका तो ये पहला कर्तव्य है, ईश्वर प्रणिधान। आपके दिमाग में जो भी आए, जितने भी विकल्प हों, जितने भी संकल्प हों, सबको परमात्मा के चरणों में डाल दो, उसमें से अच्छा आएगा और आपके कर्म सारे सुधर जाएंगे, सारे कर्म अच्छे ही अच्छे होंगे। और अच्छे कर्म करते हुए भी ये दिमाग में रख लो कि ये मेरा नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ था, मेरी क्षमता भी और ये फार्मूला, जो भी रास्ते में मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये सब भगवान का दिया हुआ है। मैं करता नहीं हूँ, करता भाव को माइनस कर दो। काम करो ईश्वर भक्ति के साथ, करता भाव को माइनस कर दो और फल की इच्छा बिल्कुल मत करो। ये सारे जीवन की स्वास्थ्य का एक मैथमेटिकल फार्मूला है। ये हमने सारा कल को सबक कर दिया। अब इसके बाद आज हम हेल्थ पर चर्चा करें। तो हेल्थ पर सबसे बड़ा ये आज का जो भय है, कितना बड़ा भय है कोरोना वायरस का, लेकिन मुझे बिल्कुल क्लियर एक स्कैंडल नजर आ रहा है। इट इज नथिंग लेस देन ए स्कैम, एन इंटरनेशनल स्कैम। ये हवा क्रिएट करते हैं एक बीमारी के नाम पे और उस बीमारी के नाम पे लोगों में पैनिक क्रिएट करते हैं। सारे देशों में पैनिक क्रिएट कर दिया, सारे संसार में पैनिक क्रिएट कर दिया। एक देश को तो बदनाम भी कर दिया, चीन को। और यहां तक बातें आ रही है कि चीन एक बायोलॉजिकल बम बना रहा था। सच है तो भी बुरा है और झूठ है तो भी गलत है, किसी देश को बदनाम किया जाता है। और अगर सच है तो वो देश वाकई इतना गंदा देश होगा कि बायोलॉजिकल बम बना रहा था और वो कोरोना वायरस नाम का एक कोई एलिमेंट लीक हो गया और लीक होने के बाद बड़ी सारी महामारी सारी दुनिया में फैल गई। पता नहीं, मुझे समझ कुछ भी नहीं पता। इसलिए मैं ना सच्चाई को देख रहा हूँ ना झूठ को देख रहा हूँ, लेकिन मुझे एक स्कैंडल जरूर नजर आ रहा है कि अगर मेरा शरीर शुद्ध है पूरी तरह से तो कोरोना वायरस क्या भला है। कैंसर के सेल मुझे दूसरे के शरीर में से निकाल के दे दो, मैं खा लेता हूं, वो शुद्धि में वो निकल जाएंगे। क्योंकि मेरे शरीर में अगर इस तरह की परंपरा है कि मैं जो खाता हूं, डाइजेस्टिव सिस्टम में उसके दो भाग होते हैं। आयुर्वेद का कहना है कि आप जो भी चीज खाओगे उसके दो अंश बनेंगे, एक अच्छा अंश और एक अवशेष बुरा अंश। अवशेष उसका मल और मूत्र में निकल जाएगा और जो उसका अच्छा अंश है हमारे रक्त में चला जाएगा, ब्लड में जाकर शरीर को पुष्टि देगा। तरह तरह की पुष्टियां मिलेगी, शरीर के एक एक अंग को शक्ति मिलती है। सिर्फ ये मोटा सा मानना, अगर मेरा शरीर पूरी तरह से शुद्ध है और मैंने कुछ अशुद्ध चीज खा ली और मेरा रास्ता साफ है सारा, एक नाली होती है ना, जैसे यहाँ से वहां तक आप नाली बनाओ, नाली अगर साफ है, उसमें पानी का फ्लो प्रॉपर्ली चल रहा है, तो उसमें आप पॉइजन डाल दो, 2-4 मिनट में पॉइजन बाहर निकल जाएगा, वहां टिकेगा नहीं। लेकिन नाली में अगर जगह जगह रुकावट है, वहां आप पॉइजन डालो, वो पॉइजन पहले रुकावट पर खड़ा रहेगा। तो शरीर में अगर आपका पैसेज क्लियर नहीं है, कौन सा पैसेज? एक ही पैसेज है, हम खाते हैं, सूंघते हैं, आंखों से ग्रहण करते हैं, कानों से सुनते हैं, ये सारा पैसेज शरीर में तरह तरह से उसका यूज होता है और अवशेष बाहर निकलता है। हर चीज पर ये फार्मूला होता है। सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फूड और नाक से सूंघी गई वायु। नाक से सूंघी गई वायु अगर आपके चेस्ट के एल्वियोल्स खुले हुए हैं तो आपको पता है आप जो वायु ग्रहण करते हो उसमें लगभग 20% ऑक्सीजन होती है, 1 या 1.5%, 1% के लगभग कार्बन डाइऑक्साइड होती है और 79% नाइट्रोजन होती है। अब ये नाइट्रोजन का हमारे शरीर के लिए कोई प्रयोग नहीं है। 1 मिनट के लिए मान लो कोरोना वायरस है, लेकिन शरीर का ऑटोमेटिक सिस्टम इतना अच्छा बना हुआ है, हेल्दी शरीर का, कि चेस्ट के अंदर लंग्स छुपे हुए हैं। जब हम श्वास लेते हैं उसमें से 20% ऑक्सीजन के अंदर से भी केवल 4% ऑक्सीजन
यूज होती है, 16% ऑक्सीजन भी बाहर आ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो 1% गई थी, उसका 4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, यानी 16% ऑक्सीजन वापस आई, 4% कार्बन डाइऑक्साइड आई जो शरीर के अंदर पैदा हो रही है, और 79% नाइट्रोजन गैस बाहर आ जाती है। हमारा शरीर नहीं यूज करता उसको। अब कोरोना वायरस किस तरह से वहां टिका रहेगा अगर आपका सिस्टम हेल्दी है। इसी तरह आपके फूड में अगर कोई गलत सब्सटेंस चला गया और आपका बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम ये मुंह से खाया, फूड पाइप से अंदर गया, स्टमक में गया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन और बाहर। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो सारे न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स ब्लड को मिल जाते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो आगे चलता है, आगे जाकर वो लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम से वो बाहर निकलता है। अगर ये सिस्टम क्लियर है, अगर आप ऐसी चीजें कोई नहीं खाते जो अंदर जमी रहती है कई दिनों तक, उन पर चर्चा करेंगे हम कि कौन सी चीजें जल्दी डाइजेस्ट होती हैं और कौन सी चीजें जम के खड़ी हो जाती हैं। कुछ चीजें 1 दिन लेती हैं, कुछ चीजें 5 दिन लेती हैं, कुछ चीजें 10 दिन लेती हैं, कुछ चीजें महीना खड़ी रहती हैं, और कुछ चीजें महीनों के बाद भी निकलती नहीं, उसके लिए विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। दिस इज द कोर ऑफ योर फिजिकल मेंटल हेल्थ। अब कल जैसे हम चर्चा कर रहे थे स्पिरिचुअल एलिमेंट क्या है हमारी हेल्थ का, हमारी स्पिरिट, हमारी आत्मा, अंदर परमात्मा की शक्ति, उसका साथ करते रहे। आज हम चर्चा करेंगे मटेरियल एलिमेंट क्या है हेल्थ का। कोई बता सकता है मटेरियल एलिमेंट? एक ऐसा तत्व सारे एटमॉस्फेयर में से जिसकी कमी होती है तो शरीर में तरह तरह के रोग लगते हैं। अगर वो प्रचुर मात्रा में रहे, सफिशिएंटली, पूरा फुल कैपेसिटी, तो हमारे शरीर में कोई रोग ना पैदा होगा ना टिकेगा। पानी तो बेसिक एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर में अगर पर्याप्त मात्रा में रहेगी तो हमारे शरीर में कभी किसी तरह की कोई बीमारी कैद नहीं होगी। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे नाक से हम श्वास लेते हैं क्योंकि वहीं से शुरू करते हैं। नाक से हमने श्वास लिया तो कई बार फील होता है अंदर पूरा सांस नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? नाक में ब्लॉकेज है। ये ब्लॉकेज क्या होती है? नाक से हमने कोई खाना खाया जो कुछ अड़ गया वहां। हम हमेशा गैस ही तो लेते हैं। नाक में कैसे क्या चीज होती है जो ब्लॉकेज क्रिएट करती है? जब हम ठंडा और गर्म वातावरण बार बार एक्सचेंज करते हैं, कभी हम एसी में बैठे हुए हैं, कभी हम बाहर चले गए, हम ज्यादातर ठंडे वातावरण में रहते हैं। तो ठंडक के कारण आपके फ्रिज में एक पार्ट होता है फ्रीजर, उसमें क्या होता है? ठंडक के कारण डिपॉजिट होता है, वो सॉलिड बन जाता है। पानी को रखो, सॉलिड बन गया। यहां तक कि अंदर जो गैस होती है वो भी आपने देखा दीवारों पर उसकी भी बर्फ बन जाती है। यानी गैस और लिक्विड, ठंडक में पहले गैस कन्वर्ट होती है लिक्विड में, फिर लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में। ये 3 स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स ऑफ वाटर कहा जाता है, 3 स्टेट्स ऑफ गैस भी कहा जाता है, और 3 स्टेट्स ऑफ सॉलिड भी। अब सॉलिड को आप निकाल के गर्मी में रखो तो गर्मी में क्या होगा? बर्फ निकल के पानी बनेगा, बाहर रख दिया और थोड़ी देर और रखो तो पानी भी इवेपोरेट होकर गैस में बन जाएगा। कितनी ब्यूटीफुल साइंस है। लेकिन इस साइंस को हम अपने सबसे पहला जो हमारा ये भी फूड है, नाक से जो वायु ले रहे हैं, जितने किस्म का अंदर इंटेक है हमारी हेल्थ के लिए काम करेगा, ये भी फूड है। सॉलिड रूप में या लिक्विड रूप में हम यहाँ से मुंह से लेते हैं, गैस के रूप में हम नाक से लेते हैं। तो ये एरिया हमारे माउथ का फूड ग्रहण करने के लिए। जब हम एयर कंडीशन में ज्यादा बैठे रहेंगे, ठंडे वातावरण में ज्यादा रहेंगे, और आमतौर पर जो दुनिया के ठंडे स्थान हैं वहां तो लोगों को ये कॉमन प्रॉब्लम होती है। उनके नाक में वायु जाती है और नोस्ट्रल से जो वायु जाते जाते ठंडक के कारण अंदर डिपॉजिट होती है। वो वायु गई, पहले लिक्विड बन के, आपने देखा लिक्विड बनता है और नाक बहना शुरू हो जाता है। पानी कहां से आ रहा है?
नाक में कोई टैप वाटर लगा हुआ, कोई टैप है। यही वायु ठंडे स्थान पर रहने के कारण जो वायु हम लेते हैं वो वाटर बन जाता है, और ज्यादा ठंडे स्थान पर रहेंगे उसी वाटर का वो सॉलिड बन जाएगा, और सॉलिड बन के नाक की हड्डी के ऊपर चिपक गया। और डॉक्टर क्या कहते हैं इसको, साइनस की प्रॉब्लम जो होती है तो बड़े बढ़िया तरीके से अनपढ़ आदमी को जैसे समझाना होता है, और इस तरह से समझाते हैं कि वो अनपढ़ को समझ भी ना आए। भाई अनपढ़ को समझाना है तो सरल भाषा में समझाओ, उसको समझ तो आ जाए। वो सारी दुनिया को, आपको सबको अनपढ़ समझते हैं और कहते हैं आपके नाक की हड्डी बढ़ गई। क्या है सॉलिड एट इट्स ओन इंक्रीज इन साइज, ये बड़ा बड़ा बढ़ जाएगा यहाँ के पाइप, इसके ऊपर कुछ डिपॉजिट करते जाएंगे तो वो बड़ा लगेगा, बढ़ थोड़ी गया। उसको सीधा कहो कि आपके नाक के ऊपर जो गैस आप लेते हो वो ठंड के कारण पहले पानी बनता है, पानी के कारण सॉलिड बनता है, और वो डिपॉजिट हो गया, हड्डी के ऊपर डिपॉजिट है। लेकिन ये मेडिकल सिस्टम आपको कभी नहीं बताएगा कि ये नाक के ऊपर सिंपल डिपॉजिट्स हैं, ये कहेगा नाक की हड्डी बढ़ गई। अब क्या करना है डॉक्टर साहब, क्योंकि हम तो सब अनपढ़ लोग हैं ना उनके हिसाब से, और हम कहते हैं अच्छा क्या करना है, ये नाक का ऑपरेशन करना पड़ेगा। नाक के अंदर से भी कर सकते हैं, नाक को काट के भी कर सकते हैं। अगर अंदर से प्रॉपरली नहीं हुआ तो काट के करेंगे। अब देखो कैसे वो अनपढ़ दुनिया को अनपढ़ और बनाए जा रहे हैं। क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन करें, ऑपरेशन करके नाक की हड्डी को छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे ब्लॉक हो जाता है उससे। डॉक्टर साहब कर दो, हम इतने वास्तव में अनपढ़ बन जाते हैं, हम उसको गहराई से नेचुरल सिस्टम को समझने का प्रयास नहीं करते। हमने कभी डॉक्टर साहब ने क्वेश्चन नहीं रेज किया कि हड्डी कैसे बढ़ गई। महाराज जी आप पहले अपनी शिक्षा तो पूरी करो, हड्डी नहीं बड़ी होती, वो डिपॉजिट्स हैं, अब आप इसको काटोगे कैसे? कोई डिपॉजिट ऐसा तो है नहीं कि उसको हड्डी को ही काटना पड़ेगा, हड्डी तो एज इट इज रहेगी, उसको ऊपर की लेयर को रिमूव करना पड़ेगा। अब उनसे पूछो लेयर रिमूव कैसे करते हैं। अगर आपका बेटा डॉक्टर होगा ना, या घर में कोई डॉक्टर होगा, तो आपको क्लियर प्रोसेस बताएगा। वो प्रोसेस क्या होती है, नाक के अंदर अगर इजीली नोस्ट्रिल से पॉसिबल हो तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेट करके उसको बाहर से काट के एक सलाइन वाटर होता है, जो इनके हिसाब से बहुत बड़ी दवाई है, पता नहीं कहाँ से बनाई है। एक्चुअली वो नमक वाला पानी होता है, ब्रुश से या किसी नुकीली चीज से हल्की सी चीज से उसको वो साफ करना शुरू करेंगे। वो सलाइन वाटर में डिप करेंगे, उसको साफ करेंगे, ब्रुश से डिप करेंगे, साफ करेंगे। क्या कर रहे हैं, नमक वाले पानी से धो धो के वो जो हवा पानी बना था और पानी डिपॉजिट हो गया, थोड़ी सी वो ठंडक में जम गई, उसको साफ करते रहेंगे। और हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा कि एक लोटे में जल लो, थोड़ा सा गुनगुना गर्म, और उस जल में डालो नमक, और नमक डाल के उसमें टोटी रहती है एक पाइप, वो पाइप बड़ा सुंदर बना होता है जो नोस्ट्रिल में आराम से फिक्स हो जाए। उस पाइप से ऐसे करो, उसको लगाओ और उसको थोड़ा सा टर्न करो तो वो पानी अंदर जाएगा, लगता जाएगा, इधर से निकल आएगा। नोस्ट्रिल अंदर से खुले हैं, कहीं ब्लॉकेज है तो वो नमक वाला पानी उसको साफ कर देगा। और आपके नाक से राइट नोस्ट्रिल से पानी गया, लेफ्ट से आता गया, ऐसे लगा के रखो, ऐसे लगेगा इधर से लगातार लीक करता जा रहा है, अनइंटरप्टेड फ्लो हो रहा है। ये पानी क्या करेगा, ये वही काम करेगा जो 50,000 या लाख रुपए 2 लाख रुपए लेके डॉक्टर आपका ऑपरेशन करेंगे, नाक को तोड़ देंगे और आपको ऐसे बना देंगे जैसे सूर्पनखा की नाक काटी थी। क्या हम सब सूर्पनखा है? हम नाक कटवाने गए थे? नाक कटवाना कितना गंदा काम माना जाता है, कहते हैं मेरी नाक कट गई है, लेकिन हम डॉक्टर से कहते हैं चलो जी करो हमारी नाक का ऑपरेशन। और हमारे सामने बड़े क्लियर नेचुरल सिस्टम्स हैं। और सबसे बड़ा नेचुरल सिस्टम अगर हम कॉज को समझ लें, कॉज क्या था, बार बार ठंडक में रहना, तो कभी थोड़ा सा ठंडक का वातावरण गर्मी प्रताड़ित कर रही हो 2-4 मिनट के लिए, बल्कि वो भी ना करो, शेड में आके बैठ जाओ, छाए में बैठ जाओ, गर्मी दूर हो जाएगी। हल्का सा पंखा चला लो, गर्मी दूर हो जाएगी। आज के पंखे से हवा कर लो, गर्मी दूर हो जाएगी। ये कम से कम नाक के अंदर प्रॉब्लम से नहीं पैदा होगी। आप सब लोग यहाँ गर्म स्थान पर है, सारा दक्षिण भारत एकदम गर्मी में रहता है। यहाँ मुझे बताया किसी ने, कहते 3 तरह के मौसम होते हैं।
अगर 3 या 6 तरह के तो हमारे वहाँ होते हैं नॉर्थ इंडिया में। यहाँ तो गर्म ही कहते नहीं, गर्म भी 3 तरह के, वो कौन से? हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। तो हॉट से नीचे तो आप आते ही नहीं, तो आपको एसी का प्रयोग आपके लिए बहुत जरूरी हो गया होगा। लेकिन मेरा निवेदन है कि आप एसी का प्रयोग त्याग दो, आपकी ये प्रॉब्लम आउट। अब हम फिर से आ रहे हैं ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में रहना चाहिए। ऑक्सीजन ही हमारे लंग्स का इलाज है, क्योंकि लंग्स जो खुलते हैं तो ऑक्सीजन के प्रेशर से खुलते हैं। ऑक्सीजन उनको खोल के अंदर प्रवेश करती है और अंदर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को निकालती है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त नहीं है और हमारे सांस लेने में जोर नहीं है, प्रेशर नहीं है, तो हमारे लंग्स के करोड़ों अरबों छिद्र हैं ये, जिनको एल्वियोल्स कहा जाता है। इनमें से हेल्दी आदमी में 1/3 भी काम नहीं करते, लेस देन 1/3 हेल्दी आदमी में काम करती है। और अगर कोई अनहेल्दी है, जिसको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, नेजल प्रॉब्लम्स हैं, तो उस आदमी में कितने छिद्र काम कर रहे होंगे ये आप कल्पना करो। मुश्किल से 5-10% छिद्र काम करते हैं। तो इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए सबसे पहला तो काम हमें फोर्सफुल इनहेल करना चाहिए, और इनहेल करके अपनी क्षमता के अनुसार, मैं किसी को टाइम फिक्स करके नहीं दे रहा, जितनी देर आप रिटेन कर सको, क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम होती है तो ज़्यादा देर रिटेन नहीं कर पाता। हार्ट भी वीक है, हार्ट क्यों वीक है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हार्ट वीक होते हैं, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, तो हार्ट को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल का मतलब है ब्लड का, सीधी भाषा में ब्लड का गाढ़ापन, हैवीनेस ऑफ ब्लड। और कोलेस्ट्रॉल ही इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि ब्लड को मूव करने के लिए वो करंट की तरह काम करता है। अगर कोलेस्ट्रॉल 0 लेवल है तो भी ब्लड काम नहीं करेगा, और कोलेस्ट्रॉल में हैवीनेस आनी शुरू हो गई तो इसको भी हम समझेंगे। अब पहले हम समझ रहे हैं कि जब हम इनहेल करते हैं, ऐसे श्वास को इनहेल किया, कि जितनी देर मैंने रिटेन करके रखा, मेरा इसका 1 मिनट का अभ्यास ही है। वैसे योगी पुरुषों का बहुत लंबा अभ्यास होता है, 1 मिनट से कहीं ज़्यादा। कई योगी लोग तो 4-5 मिनट तक रोक लेते हैं इसको, लेकिन हमारा अभ्यास केवल 1 मिनट का है। और आपके लिए 1 मिनट का टारगेट मैं दे रहा हूँ, लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद अपने हार्ट को फील करो। अगर वो नॉर्मली काम कर रहा है तो इस अभ्यास को बढ़ाते जाओ। जब ये रिटेंशन होता है ना, जब मैंने रोक रखा था, तो जो वायु मैंने अंदर ली थी, वो वायु अंदर प्रेशर क्रिएट करती है लंग्स के ऊपर, और वो छिद्र खुलने शुरू होते हैं। सिंपल टेक्निक। अगर ये छिद्र ना खुले तो यही लंग्स में पानी रुकेगा, वायु रुकेगी, पानी रुकेगा, वायु की पानी बनेगी ठंडक में रहने पर, जैसे नाक में बन रही थी, और वो पानी रुकते रुकते इन्फेक्शन होता है। इसका नाम है लंग्स का इन्फेक्शन। फिर क्या करोगे आप? फिर लंग्स के इन्फेक्शन का ऑपरेशन करवाओगे, वो उस पानी को निकालेंगे। तो कितने उल्टे सीधे टेक्निक्स हमारे लिए लगा रखी है। सीधा इलाज कोई नहीं बता रहा कि इन्हेल करके रोक लो, ड्राई अप भी होगा, प्रेशर भी क्रिएट होगा, ज़्यादा पैसेज खुलेंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी, अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जितनी बनी है सारी की सारी ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलेगी, शरीर हेल्दी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर रहना और ऑक्सीजन का बाहर से अंदर ना जाना, यही तो 2 बीमारियां। तो इन 2 बीमारियों को दूर करने के लिए, ये कॉज है, बल्कि बीमारियां नहीं है, ये कॉज है बीमारियों के। कई तरह की बीमारियां पैदा होगी, और हमारे एलोपैथी के डॉक्टर बहुत सारी बीमारियों का इलाज करते हैं, लेकिन कॉज पर कोई एडवाइस नहीं। अब हम ऑक्सीजन की चर्चा के बाद ये देखते हैं कि ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल रही है। सबसे पहला स्रोत, बिना चाहे आपको ऑक्सीजन हर वक्त मिल रही है। बिना चाहे आपको ऑक्सीजन मिल रही है। आपके जितनी इनहेलिंग आप कर रहे हो उसमें ऑक्सीजन की थोड़ी सी मात्रा है, उसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो प्राणायाम के द्वारा हम उसको यूज करने के ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे। दूसरा ऑक्सीजन का स्रोत आउटसाइड,
या ये कहो कि वायु के अलावा और ऑक्सीजन हमें कहां से मिलेगी? अभी बताया था जल। जल का केमिकल नेम, पानी का केमिकल नेम क्या है? वाटर का H2O। H2O मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जल में ऑक्सीजन बहुत है। सारा दिन प्लेंटी ऑफ वाटर, 2-3 लीटर। गर्म क्षेत्र में 3 की जगह 4 लीटर पानी। गर्म क्षेत्र में 3 लीटर मिनिमम पानी हर रोज का। तो क्या होगा? आपके शरीर को ऑक्सीजन प्राप्त और सीधी सारे शरीर में फैल रही है पानी की तरह। जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं वो तो लंग्स के थ्रू जा रही है। ये तो पानी सीधा पेट में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वायु इसकी ब्लड को मिलेगी, ब्लड में ऑक्सीजन एनरिचमेंट होगी, ब्लड एकदम साफ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जो होगी वो निकलेगी बाहर, वो पानी को मिलेगी, पानी से यूरिन बन के जल्दी से जल्दी वो बाहर जाएगी। तो वायु जिसकी केमिस्ट्री को हम प्राणायाम से बढ़ा सकते हैं, लिक्विड के रूप में हम पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी के ऑक्सीजन को बढ़ा सकते हैं, अपने शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को पूरा कर सकते हैं। अब तीसरा गैस हो गई, लिक्विड हो गया, और तीसरा सॉलिड फॉर्म। अब सॉलिड फॉर्म में हम क्या इंटेक करते हैं? तरह तरह का भोजन। अब भोजन क्या? भोजन हमारा ज़्यादातर भोजन डेड फूड। हम पहले उसकी डेथ कॉज करते हैं, पहले उसको किल करते हैं और फिर हम खाते हैं। अब आप फॉर एग्जाम्पल खीरा लीजिए, टमाटर लीजिए। खीरे टमाटर में क्या है? पानी भरा पड़ा है, उसमें ऑक्सीजन है। अब अगर हम खीरे को बॉइलिंग करते रहे तो उसके अंदर के कंटेंट्स, विटामिन जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो पानी में मिल जाएंगे और आप उसको खीरे को खाओ, बिल्कुल स्वादहीन लगेगा, फीका लगेगा, क्योंकि उसका स्वाद सारा पानी में चला गया। आपने बॉइलिंग कर ली और पानी को फेंक दिया और आपने खीरा खा लिया। दैट खीरा इज नो खीरा। खीरे को कभी नहीं हम बॉइल करते, खाते हैं कच्चा सलाद की तरह। सलाद आइटम सारी कच्ची खाई जाती है। एज इट इज नेचुरल, जितनी ऑक्सीजन है सारी हमें मिलती है, जितना पानी है सारा मिलता है। लेकिन हम आमतौर पर सब्जियों के साथ क्या करते हैं? यहाँ क्या क्या सब्जियाँ मिलती है? लौकी, ठीक है, सीताफल, और क्या मिलता है? टमाटर को भी हम सब्जी समझते हैं। टमाटर सलाद की तरह कब खाते हैं? हम सब्जी में ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो जब हम किसी भी सब्जी को कुकिंग कर रहे हैं तो उस कुकिंग में क्या होगा ये बताओ। कुकिंग में ऑक्सीजन बढ़ेगी या घटेगी? नेचुरल है ना, घटेगी। हम ऑक्सीजन को घटा के और कभी कभी तो बिल्कुल खत्म करके, जीरो ऑक्सीजन करके, हम केवल अपने गले के टेस्ट देने के लिए सब्जी का खाने का एक टमाटर करते हैं। इज इट गुड? बट वी आर डूइंग, वी ऑल आर डूइंग, एंड रेयरली लोग तैयार होंगे कि इस हैबिट को छोड़ दें। मेरे ख्याल नहीं किया, ये मैं जानता हूँ। हो जाएंगे तो बहुत अच्छा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सब तैयार हो जाओ अच्छा लाइव फूड खाने के लिए। लाइव फूड का उल्टा क्या होता है? डेड फूड। डेड फूड खाने से आपको कुछ नहीं मिलना, सिर्फ एक स्वाद आएगा। लाइव फूड से आपका जीवन चलता है। अब कोई ऐसा तरीका बता सकते हो कि किसी चीज में जितनी ऑक्सीजन है हम कुकिंग भी कर लें? यानी अब जैसे आलू है तो आलू कच्चा आलू खाया नहीं जा सकता। सलाद आइटम्स तो खाई जा सकती है, वेजिटेबल्स विच आर इन सलाद फॉर्म, विच आर टेकन एज सलाद, वी कैन ईट दैट वेजिटेबल विदाउट कुकिंग और विदाउट प्रोसेसिंग, एनी टाइप ऑफ प्रोसेस, उसको काटा और खाया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं खा सकते, उनको हमारे लिए क्या जरूरी होगा? बॉइलिंग जरूरी होगी। बॉइलिंग के अलावा कोई ऐसा रास्ता है कि उसकी ऑक्सीजन डेड ना हो, और बल्कि मैं और बता रहा हूँ वो ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। स्टीम। स्टीम में क्या होता है? स्टीम का प्रोसेस आपको जो लोग करते हैं उनको पता होगा। एक वेसल नीचे है जो हीट पर रखा है, उसमें पानी रखा है, सिर्फ वो पानी बॉइलिंग होगी। उसके ऊपर एक दूसरा वेसल है, उस वेसल में छोटे छोटे छिद्र हैं, छोटी छोटी मोरियां हैं।
उस वेसल में आप अपनी सब्जियां काट के रखो। कोई भी हार्ड से हार्ड सब्जी उसमें डाल के रखो, जितनी हार्ड, सबसे हार्ड चुकंदर वो काट के रखो, उसमें काट के डाल दो उस वेसल में। और उसके ऊपर एक ढक्कन होता है, उस ढक्कन में एक मोरियन थोड़ा सा हवा को निकालने के लिए पैसे। नीचे से जो पानी गर्म होता है उसका पानी इवेपोरेट होगा, वो वेपराइजेशन प्रोसेस चलता है। वेपराइजेशन प्रोसेस से पानी गैस बनेगा, गर्म गैस होती है वो, और गर्म गैस छिद्रों से वो सब्जी को लगती है, सब्जी के अंदर प्रवेश करती है। तो गर्म गैस साइंस ये मानती है कि गैस किसी भी सॉलिड में प्रवेश कर सकती है। ठीक है, ये डिफ्यूजन की प्रोसेस है। डिफ्यूज होके वो गैस उस सॉलिड में प्रवेश करती है। उस सॉलिड में पहले से ऑक्सीजन थी, गैस में भी ऑक्सीजन आ रही है, वो ऑक्सीजन उसके अंदर प्रवेश कर रही है, तो हो गई ऑक्सीजन डबल, बढ़ गई ना। अब हम ऑक्सीजन को बढ़ाकर खाएं, हमारे पास टेक्निक भी है, तो हम क्यों नहीं खाते। अब ईमानदारी से सोचो, किसके घर में स्टील बॉक्स है, स्टील वाला वेसल, एक या दो घरों में। तो स्टील वेसल जो आपने कढ़ाइयाँ और पतीले और बड़ी बड़ी चीजें रखी है ना, जिनके अंदर ज्यादातर फूड को डेडी किया जाता है, उसकी जगह एक स्टील बॉक्स ले लो। इट विल कॉस्ट यू नॉट मोर देन 1000, बट इट विल बेनिफिट यू crores and billions and trillions and billions of rupees। आपकी लाइफ सारी दवाइयों से मुक्त हो जाएगी, आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रीटमेंट मुक्त हो जाएगी, आपको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 3 फार्मूले ऑक्सीजन के, गैस कैसे लेनी है, ऑक्सीजन गैस सीधा इनहेल करके उसको रिटेन करके ज्यादा इफेक्टिव होगी, लिक्विड फॉर्म में पानी की तरह, और सॉलिड फॉर्म में स्टीम का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करो। अब कुछ चीजें हैं जिनके विटामिन वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो उनको बॉइलिंग कर लो। अब बॉइलिंग के बाद अब हम एक और स्टेज पर आते हैं। बॉइलिंग के बाद आप उसको, सब्जी को या दाल को पकाते हो। दालें, बहुत सारी दालें ऐसी जो स्टीम में सॉफ्ट नहीं होती, तो दालों को आपको बॉयल करना पड़ता है। अब बॉइलिंग के लिए एक आजकल पिछले 40-50 सालों से या 100 सालों से प्रेशर कुकर बड़ा चला। प्रेशर कुकर में क्या होता है, पानी के बीच में दाल डाली या और चीजें डाली, जो भी डाला आपने, उसमें ऊपर से बिल्कुल टोटल सील बंद और एक सीटी लगी। वो सीटी तब उठेगी जब प्रेशर पूरा क्रिएट हो जाएगा, ताकि बर्तन फट ना जाए, वो सीटी से गैस निकलती है। सीटी बजने तक क्या होगा, उसमें पानी से जो वेपराइजेशन प्रोसेस चली, गैस निकली, वो पानी और गैस मिल के आपकी दाल को उसके अंदर परमिएट करेंगे। परमिएट का मतलब उसके अंदर घुसेंगे और उसको जबरदस्ती सॉफ्ट कर देंगे विदिन 1 मिनट। जो काम 10 मिनट में होना था, धीरे धीरे बॉइलिंग में दाल सॉफ्ट होती, वो पूरी तरह से पक के सॉफ्ट होती। अब वो देखने में तो उतनी गल गई जितनी नॉर्मल बॉइलिंग में गलती, लेकिन वो पूरी तरह से पकी नहीं है अभी, यानी वो कच्ची है और हमें देखने में वो सॉफ्ट लग रही है, इसलिए हमने उसकी सब्जी बनाई और खा ली। अब प्रेशर कुकर में और नॉर्मल बॉइलिंग में नुकसान क्या है, किस चीज का नुकसान है? कुकर तो आपके हेल्थ को नुकसान कर रहा है, लेकिन बॉइलिंग आपके पर्स को नुकसान कर रही है। क्योंकि बॉइलिंग में अगर आप काले चने जैसे कितने हार्ड होते हैं, सफेद चने हार्ड होते हैं, उसका इलाज पहले आप क्या करते हो, रात भर उसको भिगोते हो। एक रात भिगोने की जगह 12 घंटे की जगह 24 घंटे कर दो, तो 24 घंटे भिगने के बाद वो काफी हद तक वो सॉफ्ट हो जाएगा। और कुछ लोग, मेरे बड़े अच्छे स्वास्थ्य प्रेमी लोग, रात के भिगे हुए चने वैसे ही खा लेते हैं, लेकिन बुजुर्ग अवस्था में वो चने वैसे नहीं खाए जा सकते, नाक कमजोर हो गए। तो अब वो 12 घंटे की बजाय 24 घंटे आपने भिगो दिए, तो थोड़े से ज्यादा सॉफ्ट हो गए। और अब उसको आप नॉर्मल पानी में, खुले बर्तन में बॉइलिंग के लिए रख दो। ज्यादा से ज्यादा उस बर्तन को ढक दो। बर्तन थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बॉइलिंग के बाद पानी भी कई बार बाहर आ जाता है, पानी की झाग बन के बाहर आ जाता है। तो बर्तन बड़ा लो। पहले जमाने में गाँवों में जब तंदूर और चूल्हे और ये चीजें होती थी, तो लागत कम होती थी। एक लकड़ी और डाल दी,
4 कोयले और डाल दिए और रख दिया, 1 घंटे में हो चाहे 2 घंटे में हो चाहे 3 घंटे में हो, चने बॉयल हो जाते थे। लेकिन अब आप जो चने आपको कुकर मेरे ख्याल से 10 मिनट्स में बॉइलिंग करके दे देगा 5 या 6 या 7 सीटियाँ, वही बॉइलिंग आप अगर आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए करो तो आपकी गैस का बहुत नुकसान होगा। लेकिन वो गैस का नुकसान सिर्फ पैसे का नुकसान है, और ये नुकसान आपकी बॉडी के अंदर हार्डनेस पैदा करता है, क्योंकि कच्ची चीजें आप खा रहे हो, या तो आप बिल्कुल ही कच्ची खा रहे हो या उसको पूरी तरह से डेड करके खा रहे हो। जिस हार्डनेस को पूरी तरह से खत्म करना चाहिए था उसको तो आपने किया नहीं, और जिस सब्जियों की हार्डनेस को थोड़ा कम खत्म करना था उसको आपने पूरी तरह डेड कर दिया। विटामिन को नहीं मारना था वो मार दिया। जहां हमें लाइव भोजन खाना था हम उसको डेड करके खा रहे हैं, और जहां हमें पूरी तरह डेड करके खाना था उसको हम कच्चा खा रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस में लाओ कि भिगोने की प्रोसेस टाइम ज़्यादा दे दो, वो तो पानी में भिगा हुआ आपका कॉस्ट नहीं लगेगी। उसके बाद थोड़ा सा उसको नॉर्मल पानी में उबाल लो, 10 मिनट की जगह 20 मिनट लगा लो, 30 मिनट लगा दो, गैस की परवाह ना करो। और मुझे नहीं लगता किसी को भी परवाह है, हेल्थ से ज़्यादा पैसों की परवाह है। अगर सिलेंडर आपका 1 महीने चलता है तो 20 दिन बाद भी आप उसको चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से थोड़े से हेल्थ प्रैक्टिसेस को लेके आप अपने फूड की आइटम्स को जरा अच्छी तरह से साइंस की तरह, लेबोरेटरी की तरह किचन को आप खेलकूद का स्थान या एंटरटेनिंग स्वाद का स्थान मत बनाओ। किचन इज योर केमिस्ट शॉप, किचन इज योर लेबोरेटरी। उसमें आपके शरीर को पोषण मिलना है, इसलिए पूरे साइंटिफिक एंगल से किचन में खड़े होकर एक साइंटिस्ट जैसे काम करता है, उस तरह से महिलाओं को और पुरुषों को भी किचन में एक साइंटिस्ट की तरह काम करना है। अब हम अगले स्टेज पे आ रहे हैं। दाल उबाल ली या सब्जियां उबाल ली या स्टीम कर ली। अब अगला काम क्या करना है, आपने इसको चोक लगाना है, तड़का लगाना है। यहाँ सबसे बड़ा अनसाइंटिफिक, लेबोरेटरी में सबसे मोस्ट अनसाइंटिफिक काम क्या हो रहा है। जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं 11th 12th में, जिनके स्कूलों में लेबोरेटरीज हैं, उनको टीचर पहले वार्न कर देता है कि कौन कौन से एसिड जबरदस्त रिएक्शन करते हैं, गलती से भी इस एसिड को और इस एसिड को मिलाना पड़ता है, एकदम से ये ऊपर आ जाएगा, तुम्हारे बड़ी जोर से रिएक्ट करेगा। तो हमें अपनी किचन में भी इस तरह से समझ होनी चाहिए कि किस किस चीज को मिलने से एसिड बनना है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए एसिड बहुत हानिकारक है। जितनी जरूरत है उतना एसिड भगवान जी ने अपने आप अंदर मशीनें लगाई हुई है। HCl पेट में बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसका नाम, ऑटोमेटिकली बनता है, हम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और फिर बाहर से हम एसिड लेते हैं, और बाहर का एसिड टोटली 100% हानिकारक। अब मैं आपको सिर्फ एक फार्मूला बता रहा हूं जो अपने दिमाग में नोट करके रख लेना। घी, किसी भी तरह का घी, चाहे आप सस्ते से सस्ता 100 रुपए किलो का घी लगाओ, और चाहे आप गाय का घी 2-2.5 हजार रुपए किलो खरीद के लाओ और उसको लगाओ। घी या ऑयल जब नमक डाल के आप उसको हीट में रखेंगे तो उसका एसिड बन जाएगा। अब किसी भी केमिस्ट्री के एक्सपर्ट से, किसी साइंटिस्ट से, किसी डॉक्टर से, किसी से भी आप इस चीज की छानबीन करो, अपने आप स्टडी करो। ऑयल एंड साल्ट मिक्स टुगेदर एंड हीटेड ऑन फ्लेम बिकम्स एसिड। अब ये जो छोक लगाने की प्रक्रिया है, ये यही है हमारी सारी। ऑयल डालते हैं, उसमें फिर साल्ट समेत और भी कई मसाले डालते हैं, और मसालों का तो मैं नहीं कहता, लेकिन साल्ट निश्चित रूप से वो एसिड बना देगा, और वो एसिड बना के फिर हमने दाल और सब्जियां, वो जो दालें डाली वो कच्ची थी, और सब्जियां डाली जिनको कच्चा खाना चाहिए था वो उबली हुई थी, और उसके विटामिन खत्म हो चुके थे पानी में, उन सब्जियों को हम इसमें दालों को डाल देते। अच्छा जी, वैसे तो मैं ज़्यादा खाना बनाता नहीं हूँ, पर छौंक में नमक तो नहीं डालते हैं? कई लोग डालते हैं, ऐसा डाल रहे हैं। आपकी बहुत अच्छी बात है, आप बाद में डाल देते हो, लेकिन अब मैं एक चीज इसी चीज पे आ रहा हूँ। आप नमक को ड्रॉप कर रहे हो, और मैं ये मेरा ये कहने का ऑयल को ड्रॉप कर रहा हूँ।
घी लिया उसमें जीरा डाल दिया, नहीं, तड़का लगा। जीरे को जीरा मना नहीं करेगा, जीरा आपका खाली कढ़ाई में भी भुना जाएगा, बड़ा ब्यूटीफुल होता है। और जीरे को जितना आप साफ उसमें ऑयल में तलते हो ना, जीरे का फ्लेवर खत्म हो जाता है। अगर आप उसको वैसे ही भून लो तो जीरे का फ्लेवर और ज्यादा बढ़ेगा। आप देखो मेरे पास कई ट्रीटमेंट्स में मैं भुना हुआ जीरा एज मेडिसिन देता हूँ। भुनी हुई अजवाइन साफ करके सूखी, आधी भुनी आधी मिक्स, उसका पाउडर बना के मैग्नीशियम रिच हो जाता है और वो पथरी को तोड़ने का काम करता है। तो मैं उन चीजों को भून के कई चीजों से इलाज करवाता हूँ। भूनने से उसमें फ्लेवर और उसकी क्वालिटी और करारीनेस बढ़ जाती है। तो अब आप क्या करो, मेरी एडवाइस ले लो, आप ऑयल को ड्रॉप कर दो, ऑयल को हाथ ही मत लगाओ। अब आपने कढ़ाई ली, पहले उसमें जीरा भून लो, जीरा भूनने के बाद उसके बाद अगला स्टेप क्या करते हो आप छोंक लगाने के लिए, टमाटर, प्याज, लहसुन, जो जो आपने चीजें ले ली हैं छोंक लगाने के लायक, वो चीजें आप अपने फैमिली के हिसाब से जो लोग खाते हैं वो खाएं, सब चीजें मिला के आप उसकी प्योरी बना लेते हो मिक्सी में। उस मिक्सी की प्योरी को आप उसमें छोंक में डालते हो। लेकिन अब तेल माइनस है, सिर्फ तेल माइनस है। आपने जीरा भून लिया और उसमें वो प्योरी जो मिक्सी में आपने मिक्स कर ली है उसको एज इट इज डाल दो, थोड़ा सा पानी और डाल दो। पानी की मात्रा एक समझ लो 50 ग्राम पानी फालतू डाल दो, ताकि वो जो छोंक का मटेरियल है वो अच्छी तरह से एक उसमें पानी कम हो जाएगा, वो पक जाएगा। नहीं तो कच्चा रहेगा, प्याज कच्चा रहेगा, लहसुन कच्चा रहेगा, टमाटर कच्चा रहेगा। तो उसको पकाने के लिए, ताकि उसका टेस्ट कच्चा कच्चा ना आए, आप उसको पकाते हैं, उसी में कड़छी चलाते हैं। किसमें? भुना हुआ जीरा था उसमें, और उसमें ऊपर से आपने प्योरी डाल दी छोंक की और उसको चला दिया। अब आप उसमें सारे मसाले डाल दो, नमक भी डाल दो, काली मिर्च भी डाल दो, और जितने मसाले आपने मसाले डाल दिया। अब इस छोंक को प्रिपेयर होने के बाद आप उसमें अपनी दाल या सब्जी डाल दो और इसको पका दो, बस खत्म काम। अब ये ऑयल फ्री होने से क्या होगा, पहले जो आप विद ऑयल बनाते थे और अब जो आप बिना ऑयल के बनाओगे, इसमें आप खा के देखना। पहले आप खाते थे तो आपको भारीपन लगता है खाने के बाद, क्योंकि आपने एसिड खाया हुआ है। और आपको खाने के बाद अगर कोई कहे ये खा लो, आप बिल्कुल नहीं खा सकते, क्योंकि एसिड बड़ा हैवी फील कर रहा है, फील करवा रहा है आपको। और अब आप सब्जी खा लेना, उसके साथ चावल खा लो, दाल खा लो, रोटी खा लो, जो खाना है खा लो। आप अपना पूरा पेट भर के खाओ, आपको बिल्कुल हैवी पैन नहीं लगेगा। उल्टा वो रिपीट आती है, डकार आती है, खट्टे खट्टे या गंदे डकार आते हैं, मिर्च वाले एसिडिक डकार होते हैं सारे, वो डकार खत्म हो जाएगा। आपके शरीर से एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम 1 मिनट में, क्योंकि एसिड और गैस पैदा करने वाली चीजें हम डाल रहे हैं, इसलिए एसिडिटी और गैस पैदा हो रही है। ऑयल और साल्ट का कॉम्बिनेशन हमने नहीं डाला। अब अगर आपको ऑयल जरूरी खाना है, कुछ लोग कहते हैं ऑयल तो बहुत जरूरी है, नहीं ये तो लुब्रिकेंट का काम करता है। तो ये कोई लोहे की बड़ी मशीन थोड़ी है जिसमें लुब्रिकेंट हो। इसके अंदर पहले से ही इतने रस हैं, ये शरीर जितना हार्ड बाहर से है ना, वैसे तो स्किन हमारी सॉफ्ट है, लेकिन जितनी भी सॉफ्ट है थोड़ी हार्ड लगती है, अंदर देखोगे तो बड़ी सॉफ्ट है, एकदम से सॉफ्ट। उसको तेल नहीं चाहिए, ये कोई गरानियां थोड़ी मिक्स करनी है अपने लोहे की जिनको लुब्रिकेंट तेल लगाना है। तो ये फार्स है, लुब्रिकेशन चाहिए। जितना आप लुब्रिकेशन का काम कौन करता है, पानी और रफेज, वो आपके भोजन को पुश करेंगे, लैक्सेटिव माने जाते हैं, वो अपने आप वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो हमारा लुब्रिकेंट पानी है, हमारा लुब्रिकेंट रफेज है। और फिर भी अगर आपको शौक है शुद्ध गाय का घी, गाय माता से प्रेम, गाय माता में श्रद्धा, तो गाय का घी खाना है तो उसको अपनी दाल के ऊपर वैसे ही डाल देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज साइंस की स्टडी ये आ चुकी है, वो क्यों आई है, आजकल के एटमॉस्फेयर को देख के आई है। वो पिछले जमाने में वो लागू नहीं थी, आज से 100 साल या 200 साल या 400 साल पहले वो साइंस लागू नहीं थी। आज वो पूरी तरह से लागू है कि एनी मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट इज वेरी बैड फॉर हेल्थ। ये लोगों को समझाया जा रहा है। बहुत बड़ी चाइना और अमेरिका से बहुत बड़ी रिसर्च हो रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो रिसर्च कहाँ हो रही है, किन कंडीशंस में हो रही है। अगर आप उन कंडीशंस में नहीं रहते, मोस्टली जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं सारे ठंडे प्रदेश हैं,
वहां सनलाइट में नहीं होता, और सनलाइट ना होने के कारण शरीर को उनकी गर्मी चाहिए। और हम जो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, इनमें किस न्यूट्रिशन का सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है? मिल्क में कैल्शियम। कैल्शियम हमारी बॉडी में यूज हो, सबसे पहले वो डाइजेस्ट हो, फिर उसका एसिमिलेशन हो, प्रॉपर्ली वो ब्लड में जाए, बोन्स के तक पहुंचे, बोन्स को स्ट्रेंथ मिले कैल्शियम से। इसके लिए विटामिन डी चाहिए। विटामिन डी हमें किसी फूड से नहीं मिलता, रेयर फूड है जिनसे विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी हमारी बॉडी अपने आप निर्माण करती है, लेकिन उसको एक कंडीशन चाहिए, वो यहाँ बैठ के नहीं करेगी। आप यहाँ 2000 बल्ब जला दो, ट्यूबलाइट जला दो, वो जो गर्मी की और लाइट की जो क्वालिटी होगी ना, वो बाहर सनलाइट की क्वालिटी से फार लो है, बहुत नीचे है। 2000 बल्ब जलाए हुए भी जितना बाहर सनलाइट से आपको लाइट एंड हीट दोनों मिलते हैं, उस क्वालिटी से ये क्वालिटी बहुत नीचे है, 10% नहीं है। तो विटामिन डी कहाँ बनेगा? विटामिन डी का क्लियर फार्मूला है, सूर्य भगवान की प्रेजेंस में बाहर आपकी स्किन अपने आप बनाएगी। आपकी स्किन यहाँ बैठे नहीं बनाएगी, एसी में तो बिल्कुल ही नहीं बनाएगी, बंद कमरों में अंधेरे में तो बिल्कुल ही नहीं बनाएगी। ये बनाएगी खुली व्यवस्थाओं में, खुले में बैठो, ज़्यादा से ज़्यादा समय खुले में लगाओ। और अगर ज़्यादा आपको स्वाभाविक हीट है, यहाँ मौसम गर्म है, तो कम से कम सुबह शाम आधा घंटा 1 घंटा सनलाइट को बाहर बैठ के, कितना ही गर्म हो, सुबह का टाइम तो